दुनिया आपको सिखाती है कि ईमानदार रहो और सबका भला करो। लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्ता उसे नहीं मिलती जो अच्छा है, बल्कि उसे मिलती है जो जीतना जानता है। मैकियावेली की द प्रिंस राजनीति और कूटनीति का वो काला सच है जिसे हर किसी के बस की बात नहीं समझना। अगर आप भी सफलता के असली नियमों को जानना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, राजा और तानाशाह किस गुप्त किताब को पढ़कर सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं? एक ऐसी किताब जिसे सदियों तक शापित माना गया और जिसे पढ़ना आम जनता के लिए मना था। आज हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस के बारे में, वो किताब जो बताती है कि नेक बनकर नहीं बल्कि चालाक बनकर राज कैसे किया जाता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आपके सोचने का तरीका बदलने वाला है। सत्ता, धोखा और राजनीति। निकोलो मैकियावेली की अमर कृति द प्रिंस की ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि एक लीडर को प्यार से ज्यादा खौफ की जरूरत क्यों होती है। चलिए जानते हैं उन नियमों को जो आज भी दुनिया चला रहे हैं। क्या सफल होने के लिए अच्छा होना काफी है, या फिर सत्ता पाने के लिए कुछ कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं? निकोलो मैकियावेली की विश्व प्रसिद्ध किताब द प्रिंस के इस ऑडियो बुक सारांश में हम उन रहस्यों को जानेंगे जो सदियों से बड़े बड़े लीडर्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस वीडियो में जानें कि कूटनीति और रणनीति के मामले में मैकियावेली के विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते इस किताब के पहले चैप्टर से। अध्याय 1। रियासतों के कितने प्रकार हैं और उन्हें किन साधनों से प्राप्त किया जाता है। सभी राज्य, सभी शक्तियां जिन्होंने मनुष्यों पर शासन किया है और कर रही हैं, या तो गणतंत्र रही हैं या रियासतें रही हैं। रियासतें या तो वंशानुगत होती हैं, जिनमें परिवार लंबे समय से स्थापित होता है, या वे नई होती हैं। नए राज्य या तो पूरी तरह से नए हैं, जैसे कि फ्रांसिस्को स्फोर्जा के लिए मिलान था, या वे एक तरह से उस राजकुमार के वंशानुगत राज्य में शामिल किए गए सदस्य हैं जिसने उन्हें प्राप्त किया है। जैसे कि स्पेन के राजा के राज्य में नेपल्स का राज्य शामिल किया गया था। भाग 1, निकोलो मैकियावेली और सत्ता का यथार्थ। इस ऑडियो बुक की शुरुआत में सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें निकोलो मैकियावेली रह रहा था। 16वीं शताब्दी का इटली आज जैसा एक संगठित देश नहीं था, बल्कि वह छोटे छोटे टुकड़ों और राज्यों में बंटा हुआ था। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे और फ्रांस या स्पेन जैसी बड़ी ताकतें अक्सर उन पर हमला करती रहती थीं। मैकियावेली फ्लोरेंस का एक कूटनीतिज्ञ था जिसने सत्ता को बहुत करीब से देखा था। जब सत्ता बदली और उसे जेल जाना पड़ा, तब उसने अपने अनुभवों को इस किताब की शक्ल दी जिसे हम द प्रिंस के नाम से जानते हैं। मैकियावेली से पहले के विचारक और दार्शनिक हमेशा यह बताते थे कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। वे नैतिकता, दया और धर्म की बातें करते थे और राजा को एक संत की तरह पेश करते थे। लेकिन मैकियावेली ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने कहा कि जो इंसान हर हाल में केवल अच्छाई का रास्ता चुनता है, वह अंत में उन लोगों के हाथों बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। उसने तर्क दिया कि राजनीति में आदर्शवाद काम नहीं आता, बल्कि यहाँ केवल यथार्थवाद ही टिक पाता है। भाग 1, निकोलो मैकियावेली और सत्ता का यथार्थ। इस ऑडियो बुक की शुरुआत में सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें निकोलो मैकियावेली रह रहा था। 16वीं शताब्दी का इटली आज जैसा एक संगठित देश नहीं था, बल्कि वह छोटे छोटे टुकड़ों और राज्यों में बंटा हुआ था।
ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे और फ्रांस या स्पेन जैसी बड़ी ताकतें अक्सर उन पर हमला करती रहती थीं। मैकियावेली फ्लोरेंस का एक कूटनीतिज्ञ था जिसने सत्ता को बहुत करीब से देखा था। जब सत्ता बदली और उसे जेल जाना पड़ा, तब उसने अपने अनुभवों को इस किताब की शक्ल दी जिसे हम द प्रिंस के नाम से जानते हैं। मैकियावेली से पहले के विचारक और दार्शनिक हमेशा यह बताते थे कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। वे नैतिकता, दया और धर्म की बातें करते थे और राजा को एक संत की तरह पेश करते थे। लेकिन मैकियावेली ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने कहा कि जो इंसान हर हाल में केवल अच्छाई का रास्ता चुनता है, वह अंत में उन लोगों के हाथों बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। उसने तर्क दिया कि राजनीति में आदर्शवाद काम नहीं आता, बल्कि यहाँ केवल यथार्थवाद ही टिक पाता है। इस किताब का सबसे मुख्य विचार यह है कि राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक आम नागरिक के लिए जो काम पाप या गलत हो सकते हैं, वही काम एक राजा के लिए अपने राज्य की सुरक्षा के नाम पर सही साबित हो सकते हैं। मैकियावेली का मानना था कि एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य अपने राज्य को सुरक्षित रखना और शांति बनाए रखना है। अगर इस ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए राजा को क्रूर होना पड़े या झूठ बोलना पड़े, तो उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैकियावेली का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है कि साध्य ही साधनों को उचित ठहराता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपका नतीजा अच्छा है, तो उसे पाने के लिए इस्तेमाल किए गए रास्ते चाहे जैसे भी हो, लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जनता हमेशा कामयाबी देखती है। अगर अंत में राजा अपने देश को बचाने में सफल रहता है, तो कोई भी उससे यह नहीं पूछता कि उसने किन तरीकों का इस्तेमाल किया। भाग 2, राज्यों के प्रकार और उन्हें जीतने की कला। अब हम निकोलो मैकियावेली के उन सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे जहां वह सत्ता के ढांचे को समझाता है। मैकियावेली का कहना है कि किसी भी नए राज्य को जीतना जितना कठिन है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। उसने राज्यों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है विरासत में मिले हुए राज्य और दूसरी श्रेणी है नए जीते गए राज्य। विरासत में मिले हुए राज्यों का शासन चलाना काफी आसान होता है। यहाँ की जनता अपने राजा के परिवार और उनके शासन करने के तरीके की आदी हो चुकी होती है। मैकियावेली का तर्क है कि अगर एक राजा बहुत ज्यादा बुद्धिमान न भी हो, तब भी वह सिर्फ पुराने नियमों का पालन करके अपनी सत्ता बचाए रख सकता है। उसे बस इतना करना है कि वह पूर्वजों द्वारा बनाए गए कानूनों को न बदले और कोई बहुत बड़ी गलती न करे। ऐसी स्थिति में जनता अपने राजा से प्रेम करती है और विद्रोह की संभावना बहुत कम होती है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब कोई राजा एक नए राज्य को जीतता है। मैकियावेली इसे मिश्रित राज्य कहता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अक्सर इस उम्मीद में नया राजा चुन लेते हैं कि उनकी स्थिति सुधरेगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि नया शासक भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मैकियावेली यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक लेकिन कठोर सलाह देता है। वह कहता है कि यदि आपने किसी ऐसे राज्य को जीता है जहां के लोग आपकी भाषा और आपकी संस्कृति से अलग हैं, तो वहां टिके रहने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि पुराने शासक के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाए ताकि भविष्य में विद्रोह की कोई जड़ ही न बचे। दूसरा तरीका यह है
कि वहां के पुराने कानूनों और टैक्स प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव न किया जाए ताकि जनता को अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क महसूस न हो। लेकिन अगर उस राज्य की भाषा और रीति रिवाज आपसे बिल्कुल अलग हैं, तो मैकियावेली एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। वह सुझाव देता है कि जीतने वाले राजा को खुद जाकर उस नए राज्य में रहना चाहिए। जब राजा खुद वहां मौजूद होता है, तो वह छोटी मोटी गड़बड़ियों को शुरू में ही पकड़ सकता है और उन्हें बड़ा विद्रोह बनने से रोक सकता है। इसके अलावा राजा की मौजूदगी से वहां के अधिकारियों में डर बना रहता है और जनता को यह सुरक्षा महसूस होती है कि उनका शासक उनके करीब है। मैकियावेली यहाँ कॉलोनियां या बस्तियां बसाने की सलाह भी देता है। वह कहता है कि भारी भरकम सेना रखने से बेहतर है कि आप अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को उस नए इलाके में बसा दें। सेना पर खर्च बहुत ज्यादा होता है और वह पूरी जनता को दुश्मन बना देती है, जबकि बस्तियां बसाने से केवल उन्हीं थोड़े से लोगों को नुकसान होता है जिनकी जमीन ली गई है। और वे थोड़े से लोग इतने गरीब और बिखरे हुए होते हैं कि वे राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस भाग का सबसे कड़वा सच मैकियावेली यह बताता है कि इंसान को या तो प्यार करना चाहिए या फिर उसे पूरी तरह कुचल देना चाहिए। वह कहता है कि अगर आप किसी को छोटी चोट पहुंचाएंगे तो वह आपसे बदला लेगा, लेकिन अगर आप उसे इतनी बड़ी चोट पहुंचाएंगे कि वह उठने लायक ही न रहे, तो फिर आपको उससे बदला लेने का कोई डर नहीं रहेगा। जरूर यहाँ भाग 3 सेना और युद्ध की तैयारी की पूरी स्क्रिप्ट दी गई है। इसमें मैंने किसी भी विशेष निशान या डॉट का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि आप इसे सीधे अपनी ऑडियो बुक के लिए रिकॉर्ड कर सकें। भाग 3 सेना की शक्ति और युद्ध कला की अहमियत। मैकियावेली का मानना था कि किसी भी राज्य की मजबूती के 2 ही मुख्य आधार होते हैं। पहला है अच्छे कानून और दूसरा है एक बेहतरीन सैन्य व्यवस्था। वह साफ तौर पर कहता है कि जहां सेना अच्छी नहीं होती, वहां कभी भी अच्छे कानून नहीं टिक सकते। इसलिए एक राजा के लिए सबसे जरूरी काम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को समझना है। मैकियावेली उन राजाओं की कड़ी निंदा करता है जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसने सेनाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली है भाड़े के सैनिक, दूसरी है सहायक सैनिक जो दूसरे देशों से उधार लिए जाते हैं, और तीसरी है स्वयं की राष्ट्रीय सेना। भाड़े के सैनिकों के बारे में मैकियावेली बहुत सख्त चेतावनी देता है। वह कहता है कि ये लोग बेकार और खतरनाक होते हैं। वे कभी भी वफादार नहीं हो सकते क्योंकि वे केवल थोड़े से पैसे के लिए लड़ते हैं। शांति के समय वे आपका खजाना खाली करते हैं और युद्ध के समय वे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। उनके मन में देश के प्रति कोई प्रेम नहीं होता। अगर वे कमजोर हैं तो वे आपको हरवा देंगे, और अगर वे बहुत ज्यादा ताकतवर और काबिल हैं तो वे खुद आपको हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए भाड़े के सैनिकों पर भरोसा करना खुद के विनाश को न्योता देना है। इसी तरह दूसरे देशों से उधार ली गई सहायक सेना भी उतनी ही खतरनाक होती है। मैकियावेली के अनुसार अगर ऐसी सेना युद्ध हार जाती है तो नुकसान आपका होता है, लेकिन अगर वह युद्ध जीत जाती है तो आप उस दूसरे देश के गुलाम बन जाते हैं जिसने आपकी मदद की थी। एक बुद्धिमान राजा हमेशा यही मानता है कि दूसरों की मदद से जीती गई जंग असली जीत नहीं होती। मैकियावेली के अनुसार एक राजा की असली ताकत उसकी अपनी जनता की सेना में होती है। जब देश के नागरिक अपने राजा और अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं,
तो उनकी वफादारी अटूट होती है। वे जानते हैं कि उनकी हार का मतलब उनका अपना घर और परिवार बर्बाद होना है। यही जुनून उन्हें मैदान में टिके रहने की ताकत देता है। युद्ध की कला के बारे में मैकियावेली कहता है कि एक राजा को शांति के समय भी कभी चैन से नहीं बैठना चाहिए। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी सोच और उसका पूरा समय केवल युद्ध की रणनीति बनाने में बीतना चाहिए। उसे अपने शरीर को कठोर बनाना चाहिए और अपने देश के भूगोल को अच्छी तरह समझना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियां हैं और कहाँ से दुश्मन हमला कर सकता है। जो राजा युद्ध की तैयारी छोड़कर विलासिता और आराम के जीवन में पड़ जाता है, वह बहुत जल्द अपना राज्य खो देता है। मैकियावेली का तर्क है कि हथियारों से लैस व्यक्ति कभी भी उस व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानेगा जिसके पास हथियार नहीं है। इसलिए राजा को हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इतिहास पढ़ना चाहिए और पुराने महान योद्धाओं की सफलताओं और उनकी गलतियों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वह उन गलतियों को दोबारा न दोहराए। इसलिए राजा को हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इतिहास पढ़ना चाहिए और पुराने महान योद्धाओं की सफलताओं और उनकी गलतियों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वह उन गलतियों को दोबारा न दोहराए। जरूर यहाँ भाग 4 राजा का स्वभाव, शेर और लोमड़ी की स्क्रिप्ट है। इसे बिना किसी निशान या विराम चिन्हों की रुकावट के तैयार किया गया है ताकि आप इसे सहजता से रिकॉर्ड कर सके। भाग 4 राजा का स्वभाव, शेर, लोमड़ी और सत्ता का संतुलन। मैकियावेली के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर हिस्सा राजा के स्वभाव के बारे में है। यहाँ वह बताता है कि एक सफल शासक को नैतिकता के सामान्य नियमों से हटकर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। मैकियावेली का कहना है कि एक राजा को यह सीखना बहुत जरूरी है कि कब अच्छा इंसान बनना है और कब अपनी अच्छाई को किनारे रख देना है। वह एक मशहूर उदाहरण देता है कि एक राजा को एक ही समय में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण अपनाने चाहिए। शेर बहुत ताकतवर होता है और वह भेड़ियों को डरा सकता है, लेकिन वह उन जालों को नहीं पहचान पाता जो शिकारी उसके लिए बिछाते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी बहुत चालाक होती है और वह जालों को पहचान सकती है, लेकिन वह भेड़ियों का सामना नहीं कर सकती। इसलिए राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि वह साजिशों को समझ सके और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वह दुश्मनों को धूल चटा सके। इसके बाद मैकियावेली एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि एक राजा के लिए क्या बेहतर है, प्रजा उसे प्यार करे या प्रजा उससे डरे। वह कहता है कि हर राजा की इच्छा यही होती है कि लोग उसे प्यार करें, लेकिन हकीकत यह है कि प्यार और डर को एक साथ बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैकियावेली का मानना है कि डर पैदा करना प्यार पाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। वह इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क देता है। इंसान स्वभाव से मतलबी और एहसान फरामोश होते हैं। जब तक आप उनका फायदा करते हैं, वे आपके साथ रहते हैं और आपके लिए जान देने का वादा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप पर मुसीबत आती है, वे सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। प्यार एक ऐसा बंधन है जिसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ देते हैं, लेकिन डर एक ऐसी सजा की आशंका है जो लोगों के मन में हमेशा बनी रहती है और वे कभी आपका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि मैकियावेली यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है।
वह कहता है कि राजा को प्रजा के मन में अपना डर तो पैदा करना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी नफरत का पात्र नहीं बनना चाहिए। डर और नफरत के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। एक राजा तब नफरत का पात्र बनता है जब वह बिना किसी ठोस कारण के अपनी प्रजा की संपत्ति छीनने लगता है या उनकी महिलाओं का अपमान करता है। मैकियावेली कहता है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति के छीने जाने को कभी नहीं भूलते। इसलिए जब तक राजा लोगों की संपत्ति और उनके निजी जीवन में दखल नहीं देता, तब तक उसे कोई खतरा नहीं होता। धोखे और ईमानदारी के बारे में बात करते हुए मैकियावेली कहता है कि जो राजा हमेशा अपनी बात का पक्का रहा है, उसकी तारीफ तो बहुत होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े कारनामे उन्हीं राजाओं ने किए हैं जिन्होंने चालाकी से काम लिया। एक बुद्धिमान राजा को कभी भी अपनी बात पर तब तक कायम नहीं रहना चाहिए जब तक वह उसके हित में हो। अगर वादा पूरा करने से राज्य का नुकसान हो रहा है, तो राजा को तुरंत अपनी बात से मुकर जाना चाहिए। मैकियावेली यहाँ एक और दिलचस्प बात जोड़ता है कि राजा को ऊपर से हमेशा दयालु, धार्मिक, ईमानदार और नेक दिखना चाहिए।